अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम एनर्जी कवर करेंगे और थर्ड आखिरी पार्ट होगा जिसमें हम पावर टॉपिक कवर करेंगे। तो अब एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को हम वर्क जो है वर्क की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, इसलिए मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू डेल्टा E, यानी वर्क असल में चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। नेक्स्ट, एनर्जी के यूनिट्स की बात करें तो याद रखिए एनर्जी और वर्क की यूनिट्स और डायमेंशन दोनों सेम होती है। दोनों की यूनिट जॉल होती है। जॉल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो है वो कमर्शियल यानी जो इस्तेमाल होती है डेली रोटी में इस्तेमाल होता है वो है किलोवाट आवर। इसका एक स्मॉलर यूनिट होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल होता है और एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके रिलेशंस दिए गए हैं। एक किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जॉल के बराबर होता है, जबकि एक जॉल 6.25 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किलोवाट आवर जो है वो जॉल से बड़ा यूनिट है और जॉल जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा यूनिट है एनर्जी का। ये एनर्जी के 3 यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट, एनर्जी के टाइप्स होते हैं। बहुत टाइप्स है एनर्जी के, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम है और जो हमारे सिलेबस में डिटेल से गिवन है वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों टाइप्स की अब हम कंपैरिजन करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी पैदा होती है, यानी एक मूविंग बॉडी आपको टच कर जाए तो आप पे कुछ असर पड़ता है। एक स्टॉप बॉडी वो आपको टच भी नहीं कर सकते खुद से, और कर भी ले तो कोई असर नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये जो आप पे असर करती है, ये मूविंग बॉडी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जबकि एक बॉडी को आप हाइट पे ऊपर ले जाएं, ऊपर से आप बॉडी को नीचे थ्रो करें, जितना ऊपर ले जाएंगे उतना नीचे थ्रो करें वापस, तो वो भी आप पे असर करेंगी, आप पे फोर्स अप्लाई करेंगी। तो ये दूसरी, पहली मोशन की वजह से हो गई, दूसरी पोजीशन की वजह से। मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट, हम इनके इक्वेशंस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनता है हाफ mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बनता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इन इक्वेशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है। अगर एक मूविंग बॉडी है उसका मास जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। एक मूविंग बॉडी का मास के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, और स्पीड के साथ स्क्वायर डायरेक्ट है, यानी स्पीड का ज़्यादा असर है काइनेटिक एनर्जी पे। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, जो है ये मास पे भी डिपेंड करती है। जी की वैल्यू तो ऑलमोस्ट अर्थ के लिए कांस्टेंट है, जी की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है, और एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। यानी मून पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू कम है। जी पे इसी तरह से डिपेंड करता है। मास पे से डिपेंड करता है, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी हाइट के साथ, और हाइट जो है जितना बॉडी को हम ऊपर ले जाएंगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जितना नीचे ले आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट होती है, ड्यू टू पोजीशन होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों में ये है कि काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी कभी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मैं आपको एग्जांपल से समझा दूँ तो दो कार जो है वो तेज़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, उनका आपस में एक्सीडेंट हो जाता है तो दोनों पे भारी फोर्स लगता है, वो काइनेटिक एनर्जी असल में ट्रांसफ़र हो गई। साउंड भी प्रोड्यूस होता है तो साउंड में भी ट्रांसफ़र हो गई, जो डैमेज हुआ फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी में भी ट्रांसफ़र हो गई। जबकि पोटेंशियल एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होने से पहले अपने आप को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। यानी एक बॉडी को आप ऊपर हाइट से, एक बाल को हाइट पे ले गए, हाइट से वापस आते वो बाल आपके हाथ को टच कर जाते, फोर्स लगती है आपके हाथ में, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर रही। वो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी रास्ते में काइनेटिक एनर्जी में और आपकी बॉडी में जो ट्रांसफ़र होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल नहीं होती। नेक्स्ट, हम पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पढ़ेंगे।
मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ जो रिलेशन होता है वो टू इक्वेशंस से आपके सामने प्रेजेंट है, टू इक्वेशंस के फॉर्म में। पहले इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। पी मोमेंटम है और m मास है। यहाँ पे ये रिलेशन आपको, जब मोमेंटम आपको गिवन होता है, मास गिवन होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन के मुताबिक स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगी, शर्त यह है कि मास कांस्टेंट होगी। दूसरी इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई 2। पी मोमेंटम है अगेन एंड वी वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन के मुताबिक मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसमें स्क्वायर था, इसमें डायरेक्टली है, लेकिन उसमें मास कांस्टेंट था, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगी। नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसे हम रोटेशन चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये बराबर होती है हाफ आर ओमेगा स्क्वायर। आर रेडियस ऑफ सर्कल होता है, एंगुलर मोशन में हमेशा सर्कल में मोशन होती है, तो जिस सर्कल में मोशन होती है आर उसकी रेडियस को कहते हैं, और ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये इक्वेशन है एक बन गया। दूसरा, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये इक्वेशन बनाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम मास है, आर वही रेडियस और ओमेगा वही, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर वही रेडियस है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। नेक्स्ट हम पोटेंशियल एनर्जी के एक दो फॉर्म पढ़ेंगे। पहली फॉर्म जो होती है ये ऑसिलेशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसे कहते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी स्प्रिंग में स्टोर होते हैं। जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो एनर्जी असल में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। एक प्रोमिनेंट एमसीक्यूज है, हमने पहले भी किया है आपके सामने के वर्क डन is stored in the spring in the form of, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसका इक्वेशन होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का पी ई इज इक्वल टू हाफ एफ एन टू एक्स। एफ वो फोर्स होता है जिसकी वजह से आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या उसको रिलैक्स करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, और एक्स जो है वो चेंज इन लेंथ। आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो उसके लेंथ में ज़ाहिर है कोई चेंज तो आएगा, उस चेंज को एक्स कहते हैं। दूसरी यही इक्वेशन को मॉडिफाई करके बनाई गई है इक्वेशन पी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसे हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, यानी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना कितना डिफ़िकल्ट होता है ये उसका मैयर होता है, और एक्स जो है ये चेंज इन लेंथ होता है इस इक्वेशन में। ये दोनों इक्वेशन आप याद कर लें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी असल में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू यहाँ पे चार्ज ऑन पार्टिकल होता है और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक चार्ज को आप एक पोटेंशियल डिफरेंस से में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी कर रहे होते हो तो एनर्जी लॉस करती है, एनर्जी गेन करती है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जो एनर्जी गेन करती है चार्ज पार्टिकल। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक इलेक्ट्रॉन को लाएंगे तो वो एनर्जी गेन करेगा, वो एनर्जी गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने आपके सामने पहले भी डिस्कस किया था वो असल में इसी इक्वेशन से, एनर्जी का एक छोटा यूनिट है वो इस इक्वेशन से डिराइव्ड है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डिफाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन हमने लाई है। तो थोड़ा सा डिटेल हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट और गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल की फ़र्क है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे आप एक चार्ज पार्टिकल को कैरी कर रहे हैं, वो या तो एनर्जी लॉस करेगा या एनर्जी गेन करेगा, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा, उस एनर्जी को हम, जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एक पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उस एनर्जी को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। ये न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स में यूज़ होता है। ये रिलेशन में हमने पहले डिस्कस किए कि एक जॉल जो होता है वो 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये शायद
पीछे पीछे हमने आपको मिसटाइप किया हुआ है, वहाँ पे 10⁻25 लिखा हुआ है, ये आप खुद से करेक्ट कर लीजिएगा। ये 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यही टॉपिक, ये हम पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इसे कहते हैं। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, यानी एक सिस्टम पे वर्क होता है या एक सिस्टम वर्क करती है तो उसके एनर्जी में चेंज आएगा। अगर उस पे वर्क होता है तो एनर्जी में पॉजिटिव चेंज आएगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर सिस्टम खुद वर्क करता है तो एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी। तो इसे हम एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई इसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट परसेंटेज फार्मूलाज है जो कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को आपस में रिलेट करती है। आपको काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज दिया हुआ होता है, आपको मोमेंटम में मालूम करना होता है, या पोटेंशियल में दिया हुआ होता है आपको काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज मालूम करना होता है। तो ये फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं। ये इनसे बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, इनकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। अगला टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम इसे इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में हम इसे डिस्कस करते हैं। जब सिर्फ हम जी कंसिडर कर रहे होते, कोई और एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, तो एक बॉडी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जितना बॉडी का लास्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी जितना लूज़ करती है बॉडी, उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है। तो ये अपवर्ड मोशन के दौरान एक बॉडी स्लो होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी लूज़ करती है, लेकिन उसकी पोजीशन हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है। तो ये दोनों इक्वल होंगे अगर एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर दें। इसी तरह डाउनवर्ड मोशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी लूज़ होती है क्योंकि हाइट कम होती है, और जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है टुवर्ड्स अर्थ तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लास्ट काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर होता है डाउनवर्ड मोशन के दौरान। अगेन फ्रिक्शन यानी एयर रेजिस्टेंस फोर्स को हम इग्नोर करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट है, अगर फ्रिक्शन मौजूद हो तो तब काइनेटिक एनर्जी में लास्ट पोटेंशियल एनर्जी गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के बराबर होता है। एक बॉडी डाउनवर्ड मोशन करती है तो वो जितना पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगी वो बराबर होगा जितना वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, प्लस वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो वर्क करेगी, उन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रख ले ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि साइन जो नेगेटिव होता है इसका मतलब यही होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये वर्क कर रही है टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। आप एक फील्ड है, उसमें आप अर्थ में किसी भी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं, यानी अर्थ के फील्ड से दूर ले जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो उस पे अर्थ जो वर्क करेगी वो तो नेगेटिव हो गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में अवे फ्रॉम अर्थ जा रही है, तो ग्रेविटी जो वर्क करेगी वो नेगेटिव होगी। तो ये वर्क जो होता है इसे हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या अगर ये हम वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, तो वो फिर हमारी वर्क होगी। लेकिन ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट P से जब इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वर्क होगी। क्योंकि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की साइन हमने हमेशा नेगेटिव रखनी होती है, तो इसलिए हम डिफिनीशन को भी एडजस्ट करेंगे इसके साथ। चूँकि हमारे बुक्स में यही डिफिनीशन है इसलिए हमने यहाँ पे यही डिफिनीशन मेंशन की है। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है, इसको हम डिनोट करते हैं U से। U इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये न्यूटन ने फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट मास है, मास ऑफ अर्थ है जी कैपिटल M, स्मॉल m फॉर मास ऑफ बॉडी है, और R जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है। ये इक्वेशन यूज़ करके आप एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। R के साथ रिलेशन पढ़ते हैं इस इक्वेशन का। अगर R इंक्रीज होगा
तो इसका मतलब है नेगेटिव वर्क हो रहा है। वर्क तो और जितना इंक्रीज़ होगा उतना मतलब बॉडी दूर जा रही है, दूर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फील्ड उतना ही ज़्यादा नेगेटिव वर्क करेगा उस पे। नेगेटिव वर्क करेगा तो लेकिन इसकी ये वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वाइज इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब हाइट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी तो ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट अगर आर डिक्रीज़ करेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, उसका अपोजिट है। अगर एक बॉडी को हम इन्फिनिटी पे ले जाएं, इन्फिनिटी पे हम एक बॉडी को ले जाए तो उसका जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उस बॉडी पर जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट से चंद, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जब हम मास पे डिवाइड करते हैं तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है। क्योंकि इस इक्वेशन से ये बॉडी का मास एक्सक्लूड हो जाता है तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ के मास पे डिपेंड करती है। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, रेडियस पे डिपेंड करती है कि डिस्टेंस पे कि कितना ऑब्जेक्ट दूर है अर्थ से, लेकिन ऑब्जेक्ट के मास पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है लेकिन पोटेंशियल नहीं डिपेंड करती। नेक्स्ट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से एक एमसीक्यू है परमानेंट कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रीच एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के लिए एक बॉडी को कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, एक एमसीक्यू पॉइंट है, तो ये एनर्जी इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। एस्केप वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से हम एक बॉडी को बाहर निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी होगी? जो कम से कम वेलोसिटी रिक्वायर होती है, यानी उसके बगैर बॉडी बाहर नहीं जा पाएगी, वो वेलोसिटी जो होती है वो एस्केप वेलोसिटी होती है। एस्केप वेलोसिटी के इक्वेशंस दिए गए हैं। एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन ये है वी एस्केप इज इक्वल टू 2g एन टू एम डिवाइड बाई आर। इसको हम 2gr कहते हैं। प्रीवियसली हमने प्रीफाल में एक इक्वेशन पढ़ा था 2gh वेलोसिटी के लिए, उसे हम मॉडिफाई करके 2gr पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस के लिए हम r रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इक्वेशन भी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो अर्थ ऑर्बिटल यानी अपने ऑर्बिट में जितनी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। उसकी इक्वेशन है v इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर। वो एस्केप वेलोसिटी में 2g है और यहाँ पे g है, बस इतना फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम है। अच्छा, अर्थ के एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? अर्थ के एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एक ऑब्जेक्ट को एस्केप करने के लिए इतनी वेलोसिटी रिक्वायर होती है, जबकि मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करने के लिए वेलोसिटी 2.3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इससे कम होगी तो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहेगी, एस्केप नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी जो है ये मास पे इंडिपेंडेंट होती है। एमसीक्यू पॉइंट याद कर ले। एक एनर्जी से एमसीक्यू है कि The food we daily eat has same energy as 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल को यूज़ करके आप जितनी एनर्जी वो आपको देती है 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल, उतना आपको डेली जो आप फूड खाते हो वो देती है। ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, पावर हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।